इंडिया न्यूज का विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों की ओर। प्रदेश में स्कूलों में अगस्त से शुरू हो सकती है ऑफलाइन क्लासेस। आपको बता दें कि पढ़ाई जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अभिभावकों से सहमति मांगी जा रही है, जिसके बाद ही इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से मंजूरी मिल सकेगी। सहमति के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कूल में बुलाया जाएगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने अभिभावकों से बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। कोरोना का ग्राफ गिरते ही धीरे धीरे अब चीजों में छूट मिलती नजर आने लगी है। एक ये रीजन है कि अब अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अब अगस्त में, आने वाले अगस्त में जो ऑफलाइन स्टडीज है बच्चों की स्कूल्स खुलने पर, इसमें भी काफी बातचीत हो रही है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इंतजार है तो पेरेंट्स के कॉन्सेंट का, उनकी अनुमति का। और उसके बाद अगर हम बात करें सीक्वेंस में, तो पहले चरण में 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं की जो ऑफलाइन स्टडी है वो शुरू हो सकती है। इसके बारे में तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय क्या है इस पर। क्या नाम है आपका? विकास अवस्थी। माई सेल्फ विकास अवस्थी। विकास, सबसे पहले ये बताएं कि बहुत समय से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, एक बहुत सी मोनोटोनस सी फीलिंग आ जाती है, कहीं ना कहीं बोरियत सी फीलिंग आती है, लेकिन अब ऐसा भी माना जा रहा है कि अगस्त में अगर चीजें सही हुई तो ऑफलाइन स्टडीज भी हो सकती हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? ऑनलाइन स्टडीज़ में मेनली हम लोग का माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब हो चुका है। हम लोग को जो थिंग्स ऑफलाइन में समझ में आती थी वो ऑनलाइन में उतनी अच्छी समझ नहीं आती, क्योंकि नेट लैग की प्रॉब्लम बहुत होती है, नेटवर्क इश्यूज़ बहुत होते हैं। जैसे रेनी सीज़न हो गया तो उसमें बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आता, तो कह सकते हैं, वो लोग कह देते हैं कि नहीं अब तो स्टडीज़ हो चुकी है तो क्या करें। ऑफलाइन में मेनली ये रहता था कि वो हम लोग अच्छे से समझाते थे, अगर हम लोग नहीं जाते तो हम लोग की मिस्टेक होती थी। पर इस समय तो बहुत माइंडसेट डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर अगस्त से ओपनिंग की बात है तो ओपनिंग सही है, ओपनिंग करें, बट अगर हम लोग की सेफ्टी है तभी सही है। क्योंकि अगर हम लोग जाएंगे तो मोस्टली लोग मतलब साथ में रहने ही चाहते हैं, एक दूसरे के डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग होगी, ना ही कुछ होगा। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैसे हम लोगों को मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुस्कान अवस्थी। मुस्कान, जाहिर है काफ़ी समय से ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं। स्ट्रेन की बात करें तो कई बार आंखों पे स्ट्रेन भी पड़ता है, और अब क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें खुलती जा रही हैं तो उसमें स्कूल्स के भी खुलने की बात हो रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी, स्कूल खुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल खुल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोशल डिस्टेंसिंग, लास्ट ईयर भी ऐसे ही गया था, पूरा क्लासेस जो थी ऑनलाइन ही हुई थी। उस वजह से काफ़ी सारे बच्चों को आईसाइट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मेंटली भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस वजह से ये है कि स्कूल खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि स्कूल खुल रहा है, लेकिन स्कूल वालों को नॉर्म्स देख के रखने चाहिए। सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं वो अपना देख कर कि बच्चे मास्क पहने और हैंड सैनिटाइज़र वाला हर चीज़ गेट के पास रखे, कि बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस बीच में स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अगर अभिभावक, पेरेंट्स कंसेंट देते हैं तभी स्कूल्स खुलने की जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उसको आगे लेके जाया जाएगा। यू बीइंग अ पेरेंट, आप एज अ अभिभावक क्या कुछ सोचते हैं कि क्या आप परमिशन देंगे अपने बच्चों को कि वो स्कूल जाएं ऐसे में? देखो, स्टडीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा हमारे बच्चों की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और अगर उसके साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कोई भी पेरेंट नहीं अलाउड करेगा। वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं। और हम अपने बच्चों को घर भी नहीं बिठाना चाहते हैं, बिकॉज उनसे उनका मेंटल लेवल जो आज से 10 साल आगे सोचने का था वो 10 साल पीछे हो चुका है इन 2 सालों में। और वो जो लाइक हर किसी के लिए गेट टुगेदर, हर चीज़ें, एक्टिविटीज़, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो चीज़ें सब मिसिंग हो चुकी हैं। स्टडीज़ तो हो रही हैं, बट स्टडीज़ क्या कोई बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं? क्या जो बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं वो क्या सब उन्होंने अपने माइंडसेट से दिए हैं? आई डोंट थिंक सो। तो बच्चों के लिए उनकी और एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, यही टाइम है उनका ग्रोइंग का। तो जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको सोचना ज़रूर चाहिए कि अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चों का माइंडसेट किस लेवल पे जा रहा है। और फीसेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा इनको तो हर मंथ करनी ही पड़ती हैं, बट जो घर बैठे पेरेंट्स का एक्सपेंस हो रहा है, लैपटॉप चाहिए, पर्सनल फ़ोन चाहिए, जो हम पहले प्रोवाइड नहीं करते थे बच्चों को, अब हम करते ही करते हैं क्योंकि उनकी नीड है, उनकी स्टडी डिस्टर्ब होती है। जब फ़ोन देंगे तो और भी चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, आई साइट सबकी वीक हो चुकी है। जैसे पहले फ़ोन
पहले फ़ोन की नीड नहीं थी, अब हर बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। मिनिमम ऑफ 15,000 कहीं नहीं, लैपटॉप हर बच्चे को चाहिए बिकॉज जूम क्लासेस में वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। वाईफाई का इनको चाहिए, पर्सनल चाहिए, और नेटवर्क गया, स्टडी गई, पूरा दिन घर में फ्री। तो ये चीज़ें हैं जो हम स्कूल की फ़ीस भी पे कर रहे हैं, उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी पे कर रहे हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट, एंड जो घर में एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कौन बेयर करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एक बात तो साफ तौर पर सामने आई है कि एक तरफ जहाँ पर स्टूडेंट्स को बोरियत फील हो रही है और वो चाहते हैं कि स्कूल्स खुलें, अगस्त में जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है जो गया है, वो चाहते हैं स्कूल खुले, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनके अभिभावकों की माने, उनके पेरेंट्स की माने, तो वो अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी और कंसर्न भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। वहीं खबर जालौन से है। मूक बधिर युवक के साथ हुए धर्मांतरण का मामला। 1 दर्जन मूक बधिर दिव्यांगों ने न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। मूक बधिरों के लिए 10 लाख मुआवजे की मांग भी की गई है। जेलों में सहायता केंद्र खोले जाने की मांग भी यहां पर की गई है। तस्वीर आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला। धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। लगातार आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि संगठित धर्मांतरण का पर्दाफाश करने का एटीएस ने दावा किया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में बुधवार को दिल्ली से एक और गिरफ्तारी की गई है जिसका संबंध मुंबई के एक एनजीओ से है। एटीएस अब उन लोगों का पता लगा रही है जिनका उमर गौतम ने धर्मांतरण करवाया है। देखिए ये रिपोर्ट। उमर गौतम और जहांगीर, ये दो वो नाम है जिसने बताया कि किस तरीके से संगठित तौर पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उसके बाद जब पूछताछ हुई तो मालूम चला कि उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए थे। लेकिन जो हमारे सूत्रों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि एक गिरफ्तारी और हुई है दिल्ली से, जिसका तार जुड़े हैं एनजीओ जो कि है मुंबई से ऑपरेट करती है। यानी कि जो फंड की बात की जा रही है आईएसआई द्वारा, कहीं ना कहीं एनजीओ भी उसमें शामिल है, ये बात खुलासा हुआ है। दूसरी अहम बात ये अभी आती है कि आखिर जिस तरीके से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी धर्म परिवर्तन हो रहा था, तो क्या कहीं ना कहीं से तार इन दोनों से जुड़े थे? फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम खुलासा है वो यही है कि 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन इन लोगों ने कराया था। ये बात एक वीडियो में सामने भी आई है। लेकिन अभी भी एक मामला फंस रहा है। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं और कानून के जानकार भी कर रहे हैं कि जब तक कि फोर्सिबली धर्म परिवर्तन का मामला सामने नहीं आएगा तब तक कि कोई मामला नहीं बनता है, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म से बाहर आ सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो एलोरमेंट था, धर्म परिवर्तन आखिर होता कैसे था? गरीब गुरबा लोग का धर्म परिवर्तन होता था, एलोरमेंट होता था। हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, हम आपकी शादी करवा देंगे, हम आपको एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। तो इस पर लोग बदलने को तैयार हो जाते थे, लेकिन फोर्सिबली कन्वर्जन होता था कि नहीं होता था, ये साबित करना। अगर ये साबित हो गया तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, लेकिन अगर साबित नहीं होता तो जाहिर सी बात है आईबी के जो इनपुट है उस पर सवाल निशान होंगे। लेकिन हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि जो इनपुट्स अब तक मिले हैं और जो तहकीकात हो रही है उसमें तार लगातार कहीं ना कहीं से बता रहे हैं कि उमर गौतम और जहांगीर दोनों फोर्सिबली कन्वर्जन कराते हैं। और अब देखना यह है कि आखिर इसको साबित कैसे किया जाता है, ये देखना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो वहीं गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में किस तरह और कैसे अपराधियों के तार जुड़े हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी लगातार एटीएस की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। इसी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है, देखिए रिपोर्ट में। एटीएस ने धर्मांतरण मामले में जो खुलासा किया है उसके तार न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ रहे हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और गाजियाबाद से भी इस पूरे मामले के तार जुड़ रहे हैं। पहले तार कैसे जुड़े वो आपको बता देते हैं। मामले में एटीएस ने जिन 2 आरोपियों को पकड़ा है उनमें से बताया गया है कि एक की अकूत संपत्ति गाजियाबाद में भी है, जिसकी जानकारी एटीएस जुटा रही है। और गाजियाबाद से दूसरे जो तार हैं वो इस तरह से जुड़े हैं। पूरा मामला 2 जून को सामने आया था, जब गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में 2 आरोपियों को पकड़ा गया था जो मंदिर में संदिग्ध हालत में घुस गए थे। उनके पास से कुछ सर्जिकल ब्लेड और दवाइयां बरामद की गई थी और मंदिर के महंत ने यह आरोप लगाया था कि दोनों मंदिर के महंत की हत्या करने की साजिश के लिए यहां पर पहुंचे थे। हालांकि तमाम चीजें जांच का विषय हैं और एटीएस ने दोनों आरोपियों से जब बाद में दोबारा से जेल में पूछताछ की तो यह खुलासा हुआ कि
दोनों को भेजने वाला शख्स सलीमुद्दीन था। सलीमुद्दीन जो है वो भी गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में ही रहता है और इंस्टीट्यूट चलाता है, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। और जो दोनों आरोपी पकड़े गए थे मंदिर में, वो उसी के छात्र बताए जा रहे हैं और उनमें से एक की शादी जो है उसी इंस्टीट्यूट की छात्रा से करवाई गई थी और वो भी एक आरोपी की बहन थी। ये पूरा मामला धर्मांतरण का भी बताया जा रहा है कि एक आरोपी का धर्मांतरण करवाने के लिए उसकी जो शादी है दूसरे आरोपी की बहन से करवाई गई थी। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरह के लालच सामने आ रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण की बातें सामने आ रही हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, इसके अलावा शादी के नाम पर भी धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन तमाम चीजें जांच का विषय हैं, मगर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे जो इस मामले में हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि साजिश के अभी और सूत्रधार इस मामले में पकड़े जा सकते हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गंगा अवतरण के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नमामि गंगे की टीम ने वाराणसी पहुंचकर मां गंगा का दूधाभिषेक किया और गंगा के घाटों पर निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने लोगों को तटों और मास्क बांटे और गंगा को साफ रखने के संकल्प लेते हुए मां गंगा से कोरोना के खात्मे के लिए विनती की। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका गंगा मां के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। अविरल गंगा निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया। सनातनी संस्कृति का प्रवाह मां गंगा की आरती उतारी गई। मां गंगा की शपथ लेकर जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। गंगा जय घोष के बीच राष्ट्रध्वज लहराकर राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त की गई। नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक भरत पाठक ने बताया कि जब देवी गंगा पृथ्वी पर आई, गंगा दशहरा उस दिन के सम्मान में धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आई मां गंगा तब से लेकर आज तक पृथ्वी वासियों को मुक्ति, शांति, आजीविका और आनंद प्रदान कर रही है। मां गंगा का दर्शन, स्पर्श, पूजन और स्नान ही मानव मात्र के लिए काफी है। गंगा का शुद्ध होना पर्यावरण की स्वच्छता का महत्वपूर्ण मापदंड है। जीवनदायिनी मां गंगा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत में सरकार बनी है, तब से गंगा जी के लिए जो निर्मलता और अविरलता के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऐसे सभी जो गंगा तट पर जितने भी गांव हैं या जो शहर आते हैं, उन सभी के लिए एक अध्ययन हुआ और उस पर काम होना शुरू हुआ। और अब उसके बाद में जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों पर भी काम होना शुरू हो गया है। प्रथम चरण में गंगा जी के में प्रदूषित जल ना पहुँचे, ये प्रमुख रूप से रहा है और उसके लिए सरकार ने स्थान स्थान पर STPs बनाए हैं। कुछ अधूरे हैं, कुछ पूर्ण हो रहे हैं। उत्तराखंड में 100% लगभग कार्य पूर्ण हुआ है। ये इस सरकार की विशेष उपलब्धि रही है कि उत्तराखंड में हम लोग आगे काम कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थान थे उसमें कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और एक निश्चित समय सीमा में उन कामों को पूर्ण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को भी साथ में जोड़ना होता है, नगरीय निकाय भी साथ में होते हैं। इसलिए जो काम में हो सकता है, कई बार ऐसा लगता है कि काम में वो गति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सब मिलकर के काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं और निर्धारित समय सीमा में कार्य को पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास है। हम तो ये सोचते हैं, हमको गंगा मैया किस दृष्टि से देखती है, क्योंकि हमारे लिए तो परम पवित्र हैं वे, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि और देखते भी आ रहे हैं, इतनी पवित्रता से लोग उनके पास आते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं और एक अलग ताकत और शक्ति लेकर जाते हैं। तो हम तो मैया को हर समय इसी दृष्टि से देखते हैं कि वो ऐसी माँ है, कितनी दूर से प्रवाहित होकर अपने तक पहुंच रही है, हम लोग की प्यास बुझा रही है। लोग सोचते हैं कि गंगा जो है सिर्फ प्यास बुझाने के लिए और खेती करने के लिए है,
हम लोग ये जान सकते हैं खेती करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए कितने कुएं, तालाब, बावड़ियाँ सब कुछ है, लेकिन गंगा मैया है, ये सिर्फ जल का स्रोत नहीं है। इसीलिए हम मैया के रूप में उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। और अभी ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, मैं विगत 10 वर्षों से लगभग गंगा जी को देखते आ रही हूँ, लेकिन अब देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। हर जगह सफाई है और स्वच्छ घाट है और लोग जान रहे, पॉलीथीन नहीं फेंक रहे, पन्नी नहीं फेंक रहे। नमामि गंगे टीम के महिला और पुरुष सदस्यों ने गंगा तलहटी की सफाई कर लोगों से गंदगी न करने की अपील की। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों का इस्तेमाल कर घाटों पर लोगों को जागरूक किया। गंगा घाटों पर मौजूद नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरों से सचेत किया गया। और इतना ही नहीं, टीम ने मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया। टीम ने मां गंगा से कोरोना के जड़ मूल से विनाश की गुहार लगाई है। इंडिया न्यूज के लिए संतोष झा की रिपोर्ट। गंगा पहले भी थी, आज भी है, और पहले से ज़्यादा साफ सुथरी है, अविरल बह रही है, साफ सफाई ज़्यादा है, घाटों में साफ सफाई है, घाट अच्छे बने हैं और पहले से ज़्यादा सुकून मिलता है, देखने में अच्छा लगता है। हम लोग पहले भी आते थे, तब में अब में ये अंतर है कि अब ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए, गंगा की अगर बात करें तो गंगा का हमारे लोक जीवन में, लोक संस्कृति में तो इतना बड़ा स्थान है कि लोग जो है जन्म से लेकर अपनी मृत्यु के उपरांत भी गंगा से ही कल्याण की कामना करते हैं। इतिहास बहुत पुराना है। और जहाँ तक काशी का सवाल है तो काशी तो हमारे देश की एक कला, संस्कृति और धर्म का ये प्रमुख केंद्र है। और यहाँ जो है हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृति का और धर्म का यहाँ से कहते हैं कि उदय हुआ है। तो गंगा का तो स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है। और अभी पहले भी हम लोग आते थे, अब कुछ यहाँ सुधार जरूर हुआ है, घाट अच्छे बन गए। गंगा में जो है इस समय अविरल धारा चल रही है। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका गंगा मां के अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे। अविरल गंगा, निर्मल गंगा की कामना से दुग्धाभिषेक किया। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।